अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर तुमने अभी के अभी साइन नहीं किया ना तो कल सुबह तुम्हारी माँ जेल की कोठरी में होगी। फैसला तुम्हारा है, या तो 1 साल के लिए मेरी कठपुतली बन जाओ या अपनी माँ को तरसते हुए देखो। ठाकुर इंडस्ट्रीज के वारिस प्रियांश ठाकुर की आवाज में एक अजीब सा पागलपन और गुस्सा था। उसकी बातें सुनकर नैना के हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। नैना ने भारी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ। उसने कांपते हाथों से पेन थामा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। प्रियांश ने मेज पर से वो डॉक्यूमेंट उठाए, एक नजर उन पर डाली और फिर बेहद कड़क आवाज में कहा, याद रखना नैना, इस घर में तुम्हारी औकात सिर्फ एक नौकरानी की बेटी की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका एक एक शब्द नैना के स्वाभिमान पर चोट कर रहा था, लेकिन वो खामोश रहे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और कड़वाहट थी। आखिर क्यों बनारस के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के इस नक्चले बेटे और एक साधारण परिवार की इस चुलबुली साफ दिल की लड़की को इस अजीब कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में बंधना पड़ा? इसके पीछे क्या मजबूरी है और कौन सा राज छुपा है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस अजीब समझौते की कहानी शुरू होती है बनारस से। नैना के घर पर आज नैना की बड़ी बहन तारा को लड़के वाले देखने आ रहे थे। नैना की मां राधिका ने परेशान होते हुए कहा, तारा को आज देखने वाले आ रहे हैं और उधर प्रियांश भी विदेश से वापस आ रहा है। हे भगवान, अब मैं अकेले क्या क्या संभालूं? नैना ने राधिका से कहा, मां तुम बेकार में परेशान मत हो, मैं गंगा जी के तट पर पूजा करने के बाद ठाकुर विला चली जाऊंगी, ठीक है? वैसे भी तुमने मुझे मना किया ना कि मैं आज लड़के वालों के सामने ना आऊं। राधिका ठाकुर विला में ही नौकरानी का काम करती थी। प्रियांश और नैना बचपन में साथ में खेले भी थे, इसलिए वो उससे भी मिलने को बेचैन थी। राधिका जी ने बेहद प्यार और लाड से नैना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, तुम तो जानती हो ना, हर बार लड़के वाली बड़ी बहन तारा को देखकर चले जाते हैं और उसके सांवले रंग की वजह से कोई हां नहीं कहता। नैना ने अपनी मां को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई तो जरूर होगा जिसे रंगों से नहीं दीदी के दिल से प्यार होगा, वो जरूर करेगा दीदी से शादी। ऐसा कहकर नैना पूजा करने के लिए निकल गई, जिसके बाद वो ठाकुर विला जाने वाली थी। दूसरी तरफ प्रियांश भारत की धरती पर कदम रख चुका था। उसकी बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग थी, जिसके लिए वो पहले घर न जाकर सीधे मीटिंग के लिए निकल गया। मीटिंग शुरू होने ही वाली थी कि तभी बाहर से प्रियांश तेजी से भागता हुआ अंदर आया। उसके बिजनेस राइवल अर्जुन पुरोहित ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, वैसे हमने सुना है कि विदेशों में रहने वाले लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं, लेकिन यहाँ आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये बात पूरी तरह गलत है। प्रियांश ने कहा, यहाँ मैं लेट नहीं हूँ, मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट थी, वैसे सॉरी एवरीवन। इसके बाद मीटिंग शुरू हुई। अर्जुन और प्रियांश दोनों ही अपनी अपनी कंपनी को पेश कर रहे थे। उन दोनों के तेवरों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने से ज्यादा इसमें दिलचस्पी थी कि ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर सामने वाले को ना मिल पाए। मीटिंग खत्म हुई तो अर्जुन एक विजयी मुस्कान के साथ बाहर आया। प्रियांश ने गुस्से में अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे प्रॉब्लम अर्जुन, तुम हमेशा हमारी कंपनी को नीचा दिखाने में क्यों लगे रहते हो? हमारा तो तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है। अर्जुन ने रूखे स्वर में कहा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी अपनी समस्या है। उसी समय अर्जुन का पीए आकाश उनके पास आया और उसने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, दादाजी बनारस के घाट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन प्रियांश को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उधर गंगा जी के तट पर 19 साल की नैना सुबह सुबह शिव जी की आरती गा रही थी। उसका ये रोज का नियम था। वहीं पुरोहित इंडस्ट्रीज का मालिक अर्जुन अपने दादाजी से मिलने वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो अपने दादाजी से मिला और बोला, मीटिंग खास अच्छी नहीं थी दादाजी, लेकिन हाँ, हमने इतना तो तय कर दिया है कि अगर वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकला तो भी वो ठाकुर इंडस्ट्रीज को कभी नहीं मिलेगा। अब उस नासमझ प्रियांश को क्या बताते कि उससे हमें बहुत कुछ वसूलना बाकी है और हम उससे कुछ छीन कर ही रहेंगे। अचानक वहां एक फूल वाली जोर से चीखने लगी, मेरा बच्चा नीचे गिर गया, मेरा बच्चा नीचे गिर गया, बचाओ मेरे बच्चे को। गंगा जी की लहरें बहुत तेज थी। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी। थोड़ी ही देर में अर्जुन उस मासूम बच्चे को सुरक्षित कूद में लेकर पानी से बाहर आया। घाट पर ही खड़ी नैना ने अर्जुन को बच्चे को बचाते देखा और वो मन ही मन सोचने लगी, क्या आज के दौर में सचमुच कोई अनजानों के लिए इतना बहादुर हो सकता है? ये सोचते हुए वो ठाकुर विला की तरफ लौट गई, जहां प्रियांश मीटिंग के बाद आने वाला था। ठाकुर विला में आज चहल पहल थी। यशोधरा देवी आज अपने इकलौते बेटे प्रियांश के आने की खुशी में इतनी ज्यादा उत्साहित थी, तभी अचानक मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी सुधा ने दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने शालीनता से खड़ी नैना नजर आई। नैना को देखते ही यशोधरा ने पूछा, नैना तो सालों बाद आई हो, मां को क्या हुआ? नैना ने कहा, आंटी वो दीदी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, उसी में वो बिजी हो गई, इसलिए मुझे भेज दिया। यशोधरा देवी ने तुरंत काम की बात पर आते हुए नैना से कहा, ठीक है, आज प्रियांश वापस आ रहा है, तुम बस जल्दी जल्दी ऊपर वाले फ्लोर का सारा काम देख लो और हाँ, जैसे उसके कमरे का काम खत्म हो जाए तुरंत नीचे आ जाना। सुधा रसोई में खाना तो बना रही है, लेकिन वो वैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती जैसे तुम्हारी मां बनाती है, तो उसकी भी हेल्प कर देना। नैना ने आंटी की बात सुनी और बिना कोई वक्त गवाए प्रियांश के आलिशान कमरे की तरफ बढ़ गई। ठीक सामने स्टडी टेबल पर प्रियांश की एक तस्वीर थी। नैना ने बेड के पास जाकर प्रियांश की उस तस्वीर को अपने कांपते हाथों से उठा लिया और उसे एक टक देखने लगी। उसके मन की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसने तस्वीर में प्रियांश के चेहरे को निहारते हुए मन ही मन कहा, कितना खूबसूरत हो गया है प्रियांश, मैंने तो न जाने कितने बरसों से प्रियांश को देखा तक नहीं है। पता नहीं अब इतने सालों बाद विदेश से वापस आने के बाद वो मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो बदला नहीं होगा और मुझे जरूर पहचान लेगा। नैना प्रियांश की यादों में खोई हुई मुस्कुरा ही रही थी कि तभी अचानक हवेली के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आई। नैना के हाथ कांप गए और उसने घबराहट में तस्वीर वापस टेबल पर रख दी। उसे क्या पता था कि जिस बचपन के दोस्त से मिलने के लिए उसका दिल बेताब था, उसकी पूरी दुनिया तहस नहस करने वाला था। नैना प्रियांश की यादों में खोई हुई मुस्कुरा ही रही है कि तभी अचानक हवेली के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आई। ये सुनते ही नैना के हाथ कांप गए और उसने घबराहट में तस्वीर वापस टेबल पर रख दी। वो जल्दी जल्दी से पूरे कमरे में ताजे फूल सजाने लगी। प्रियांश वहां आएगा ये सोच सोचकर इसका दिल जोरों से धड़का था। वहीं नीचे प्रियांश के आते ही सुधा भागती हुई मुख्य दरवाजे की तरफ गई और उसने झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबा चौड़ा शानदार सिक्स पैक बॉडी वाला हैंडसम युवक खड़ा था। उसने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारे, उन्हें अपनी शर्ट की कॉलर पर लटकाया और बेहद थके हुए स्वर में सुधा से पूछा, मॉम कहां है? प्रियांश कदम बढ़ाता हुआ सीधे ड्राइंग रूम की तरफ आया। वो अपनी मां के सामने आकर खड़ा हो गया। यशोधरा देवी अपने जिगर के टुकड़े को सामने देखकर भावुक हो गई और तुरंत उसके गले से लग गई। प्रियांश ने सोफे पर बैठते ही अपनी मां से कहा, मॉम प्लीज बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। और वैसे राधिका आंटी कहां है? यशोधरा जी ने प्रियांश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, वो आज किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाई। तुम तब तक ऊपर जाकर हाथ मुंह धो लो और अपने कपड़े बदलो, मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती हूँ। प्रियांश फ्रेश होने के लिए ऊपर अपने कमरे में गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, पूरे ठाकुर विला में अचानक उसके जोर से चिल्लाने की आवाज गूंज उठी, मॉम मैं कितनी बार कहा कि मुझे गुलाब के फूलों से एलर्जी है, किस बेवकूफ ने मेरे कमरे में ये रोजेस रखे हैं? तब तक प्रियांश की नजर कमरे के अंदर नैना पर पड़ चुकी थी। यशोधरा जी भी उसकी आवाज पर वहां आ पहुंची। प्रियांश ने नैना की तरफ देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा, ओ तो आपने ये नई मेड हायर किया मॉम? लगता है ये सब इसी स्टूपिड मेड का काम है। मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे रूम की देख रेख के लिए किसी प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस को हायर किया करो, ना कि इन जैसी बेवकूफ अनपढ़ और गवार सी लड़कियों को। यशोधरा जी प्रियांश के इस बर्ताव से बेहद शर्मिंदा हो गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बेटा ये नौकरानी नहीं है, ये हमारी राधिका आंटी की छोटी बेटी नैना है, वही नैना जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला करती थी। अपनी मां की बात सुनकर प्रियांश के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने अहंकार से कहा, कम ऑन मॉम, राधिका आंटी भी तो आखिर हमारे घर की मेरी है ना, तो उनकी बेटी भी तो वही हुई।
ये सब सुनकर इस समय नैना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने प्रियांश के बारे में अपने दिल में जो भी खूबसूरत ख्वाब सजाए थे, वो सब के सब कांच की तरह टूटकर एक पल में बिखर गए। उसे अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि ये प्रियांश उसके बचपन वाला मासूम दोस्त नहीं रहा। वो तो अब विदेश में पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन चुका था और उसे अमीरी गरीबी के बीच की वो गहरी खाई साफ नजर आने लगी थी। उससे अपना ये अपमान और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से पैर पटकती हुई नीचे जाने लगी। तभी प्रियांश ने उसे जाते देख और ज्यादा आग बबूला होकर ऊंचे स्वर में कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आपको मुझसे कुछ कहना नहीं है? नैना ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए पलटकर प्रियांश की तरफ देखा और बेहद ठंडे मगर कड़े स्वर में कहा, नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। प्रियांश का घमंड और ज्यादा भड़क उठा। उसने गुस्से में यशोधरा जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, देखिए इसे जरा भी तमीज नहीं है। इसने अभी इतनी बड़ी गलती की है और ये मुझसे सॉरी तक नहीं कह रही है। यशोधरा जी ने प्रियांश का ये गुस्सा देखा तो उनका पारा भी चढ़ गया। उन्होंने प्रियांश को सख्ती से डांटते हुए कहा, प्रियांश, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं, अब बात को यहीं खत्म करो और माफ कर दो उसे। प्रियांश ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए अकड़ के साथ अपनी मां से कहा, माफ कैसे कर दूं मॉम? पहले उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उसे मुझसे ढंग से माफी भी तो मांगनी चाहिए। प्रियांश की यह हाथ पार करती अकड़ और घमंड देखकर नैना के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी लाल और नम आंखें उठाकर गुस्से से प्रियांश की तरफ देखा और रोते हुए कहा, माफ कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैं भूल के आपके सारे शांत कमरे में चली आई। इतना कहकर वो भागते हुए सीधा रसोई की तरफ चली गई। यशोधरा जी ने प्रियांश को घूरते हुए कहा, बस तसल्ली मिल गई तुम्हें उस मासूम लड़की को रुलाकर। क्या हो गया तुम्हें प्रियांश? तुम इतने रूड और बदतमीज कैसे हो गए? हद होती है हर बात की। अपनी मां के मुंह से एक मामूली लड़की के लिए डांट सुनकर प्रियांश पूरी तरह चढ़ गया। उसने अपनी मां से बेहद नाराज होते हुए कहा, आपको उस लड़की की फिक्र पड़ी हुई है मॉम? यहाँ मैं पूरे 1 साल बाद विदेश से घर वापस आया हूँ और अब मेरे बजाय उस नौकरानी की साइड ले रही है। और क्या आपने देखा नहीं कि वो कितनी बदतमीजी और तेवर से मुझे सॉरी कहकर गई है? यशोधरा जी ने प्रियांश के गुस्से को भांपते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और शांत कराते हुए कहा, अच्छा पापा, गुस्सा थोको, तुम अभी मेरे कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। तब तक मैं तुम्हारा कमरा दोबारा से रेडी करवाती हूँ। चेंज करके चुपचाप नीचे आ जाओ और बात को यहीं खत्म करो। अब तुम उसे कुछ मत कहना, मैं खुद उसे समझा दूंगी। प्रियांश झटके से पैर पटकता हुआ और बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो मन ही मन बेहद तल्खी से सोच रहा था, कितनी अच्छी पकड़ है इस छोटी सी लड़की में, सामने खड़े होकर सॉरी तक नहीं कह रही थी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, इडियट कहीं की। इसी तरह गुस्से में बुदबुदाते हुए वो कपड़े बदलने के लिए अपनी मां के कमरे की तरफ चला गया। वहीं बनारस से थोड़ी दूर चौबेपुर गांव में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। इस कहानी का नायक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन पुरोहित था। इस समय अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। वो गुस्से से तमतमाते हुए अपनी मां से कह रहा था, आपको उन्हें माफ करना है तो आप शौक से कर दीजिए मां, लेकिन हम इतनी आसानी से किसी को माफ करने वालों में से नहीं है। प्रियांश को अपनी खानदान की गलतियों का हिसाब चुकाना ही होगा। बनारस से थोड़ी दूर